नेपाल में तख्ता पलट के बाद अब क्या होगा, इसे लेकर सस्पेंस है। क्या जेनजी का आंदोलन नेपाल में क्रांतिकारी बदलाव की वजह बनेगा या फिर कई गुटों और विचारधारा में बटा जेनजी का आंदोलन बिना किसी स्थायी समाधान के दम तोड़ देगा? क्योंकि जेनजी का कोई एक चेहरा नहीं है। वैसे नेपाल में आंदोलन के इतिहास को देखें तो साल 1996 में ठीक ऐसा ही आंदोलन राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए सीपीएन ने किया था। कामयाबी 2006 में मिली और 2008 में माओवादियों ने 240 साल पुरानी राजशाही को खत्म कर दिया। कभी राजशाही को उखाड़ फेंकने वाले आंदोलनकारियों के खिलाफ आज जेनजी ने आंदोलन किया और हिंसा के बलबूते मौजूदा सरकार को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जेनजी को जीत तो मिल गई, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। क्या जेनजी मोहरा है, असल चेहरा कोई और है? क्या नेपाल गृह युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्या जेनजी की मांग पर अंतरिम सरकार बनेगी? क्या तख्ता पलट के बाद नेपाल में सेना राज करेगी? क्या जेनजी का आंदोलन खतरे की नई घंटी है? नेपाल में जेनजी के आंदोलन के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में 4 नाम हैं। खबर यही है कि नेपाल में तख्ता पलट के पीछे 4 चेहरे हैं। सबसे पहले हम उन 4 चेहरों को डिकोड करते हैं, जिनकी वजह से नेपाल में नौबत तख्ता पलट तक पहुंच गई। पहला नाम है सुदन गुरुङ, दूसरा नाम है बालेन्द्र शाह, तीसरा नाम है रवि लमिछाने और चौथा नाम है सुशीला कार्की। दावा यही है कि जेनजी के आंदोलन के सूत्रधार यही 4 किरदार हैं। अब सवाल यही है कि नेपाल की राजनीति में इन चारों चेहरों का क्या असर है? क्या ये चेहरे नेपाल के नए भविष्य की इबारत लिखने में आगे आ सकते हैं? नेपाल में जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब इन्हीं 4 किरदारों से पूरी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है, आंदोलन के सूत्रधार बताए जा रहे किरदारों की कहानी क्या है। सबसे पहले बात आंदोलन का चेहरा बताए जा रहे इस चेहरे की। नाम सुदन गुरुङ, पेशा सामाजिक कार्यकर्ता, उम्र 36 साल, कभी डीजे और नाइट क्लब चलाते थे। 2015 में भूकंप के बाद एनजीओ बनाई। भूकंप में लोगों की मदद से युवाओं में लोकप्रिय हुए। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान सबकी मदद की। सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ आवाज बुलंद की। सरकार के खिलाफ युवाओं को प्रदर्शन के तरीके बताए। पुलिस बर्बरता पर पीएम ओली का इस्तीफा मांगा। वहीं नेपाल में तख्ता पलट करने वाले चेहरों में ये नाम भी चर्चा में है। नाम बालेन्द्र उर्फ बालेन्द्र शाह, पेशा काठमांडू के मेयर, उम्र 35 साल, सिविल इंजीनियर, रैप आर्टिस्ट से नेता बने। 2012 में नेपाली हिप हॉप और रैप इंडस्ट्री का हिस्सा बने। भ्रष्टाचार के खिलाफ गाए गीतों से लोकप्रिय हुए। 2022 में काठमांडू के निर्दलीय मेयर बने। ओली सरकार के भ्रष्टाचार पर लगातार हमलावर रहे। नौजवानों से भ्रष्टाचारी सरकार के तख्ता पलट का आह्वान किया। इस लिस्ट में एक चेहरा और है जिसे पर्दे के पीछे आंदोलन का सूत्रधार बताया जा रहा है। नाम रवि लमिछाने, पेशा राजनीति, उम्र 51 साल, राजनीति में आने से पहले पत्रकार और एंकर रहे। अपने शो में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई। टीवी शो की वजह से युवाओं के दिल में जगह बनाई। साल 2022 में पार्टी बनाई और चुनाव लड़ा। पार्टी के 20 सांसद जीते और डिप्टी पीएम बने। 2023 में नेपाल की नागरिकता न होने से सांसदी छीनी। 2024 में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। वहीं ओली सरकार की सबसे बड़ी आलोचक रही सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश का नाम भी आंदोलन से जुड़ा है। नाम सुशीला कार्की, पेशा पूर्व जज और लेखिका, उम्र 73 साल, वकील से सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। 2016 में नेपाल की मुख्य न्यायाधीश बनी। महाभियोग के बाद कुर्सी गंवाई। नेपाल में सरकार के खिलाफ मुखर आवाज बनी। आंदोलन में युवाओं के साथ सड़क पर उतरी। आज अंतरिम सरकार की कमान सुशीला कार्की संभाल सकती हैं। इसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। वजह है कि आर्मी हेडक्वार्टर में सुशीला कार्की की सेना प्रमुख से हुई मुलाकात और जेनजी की तरफ से कार्की के नाम को मिला समर्थन। लेकिन सुशीला कार्की को लेकर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जेनजी के आंदोलन से जुड़े सभी गुट इस नाम पर सहमत नहीं हैं। दरअसल जेनजी का कोई चेहरा नहीं है,
कोई संगठन नहीं है। जेन जी के आंदोलन में अलग अलग विचारधारा और अलग अलग गुट शामिल हैं। अब तख्ता पलट के बाद आंदोलन से जुड़े सभी गुटों की अपनी अपनी मांगे हैं। यानी कुछ राजशाही की वापसी चाहते हैं, कुछ लोकतंत्र की बहाली, कुछ नई राजनीतिक व्यवस्था, कुछ नया संविधान मांग रहे हैं, तो कुछ अंतरिम सरकार। इसी कंफ्यूजन की वजह से तख्ता पलट के बाद अभी कोई स्थायी समाधान नजर नहीं आ रहा है। आंदोलन ठंडा पड़ने लगा है, लेकिन नेपाल के बड़े बड़े नेताओं की जान को खतरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना ने कमान संभाल ली है। सुरक्षा को देखते हुए इस वक्त राष्ट्रपति को आर्मी हेडक्वार्टर में रखा गया है। आर्मी मुख्यालय में ही पूर्व पीएम ओली समेत नेपाल के तमाम मंत्री और सांसद मौजूद हैं। यानी सभी सेना के प्रोटेक्शन में हैं और आर्मी मुख्यालय से ही देश चल रहा है। अब आगे क्या होगा, इसे लेकर जेन जी की तरफ से 10 सूत्रीय एजेंडा रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक आंदोलनकारियों के 10 सूत्रीय एजेंडा में पहला मुद्दा है राष्ट्रपति फौरन संसद को भंग करें। दूसरा मुद्दा है सुशीला कार्की के साथ मिलकर आगे के रोड मैप का ड्राफ्ट तय हो। तीसरा मुद्दा है ड्राफ्ट राष्ट्रपति को सौंपे और उसे लागू करें। चौथा मुद्दा है ड्राफ्ट के हिसाब से संविधान बदला जाए। पांचवा मुद्दा है सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बने। छठा मुद्दा है अंतरिम सरकार में 9 मंत्री बने, 3 जेन जी से, 3 जेन वाई से और 3 जेन एक्स से। सातवां मुद्दा है अगले 6 से 7 महीने में चुनाव करवाए जाएं। आठवां मुद्दा संविधान में भ्रष्टाचारी नेताओं के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगे। 9वां मुद्दा है सेना के साथ तालमेल रखा जाए, शांति बहाली हो, विदेश में रह रहे नागरिकों को वोट का अधिकार मिले। नेपाल का 17 साल पुराना लोकतंत्र अब तक 14 प्रधानमंत्री देख चुका है और अब नेपाल की राजनीति जिस मुहाने पर आ खड़ी हुई है, वहां पर तमाम पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी पार्टियां और उनकी राजनीति जनता के कटघरे में खड़ी है। जनता और उसका उबाल सड़कों पर नजर आ रहा है। लोग नाराज हैं और नेपाल की तस्वीर बदल देना चाहते हैं, लेकिन ये तस्वीर कब बदलेगी, कैसे बदलेगी और साथ ही ये बदलाव कितना टिकाऊ होगा, ये बहुत हद तक इस चीज से तय होगा कि जो लोग इस बदलाव को लेकर आ रहे हैं वो इसके लिए कितनी ईमानदार कोशिश करते हैं। ये है नेपाल के काठमांडू में भैंसे पार्टी। ये वो जगह है जहां केपी शर्मा ओली सरकार के सारे मंत्रियों के आवास हैं। अब यहां की ड्रोन से ली गई तस्वीरें आज तक लेकर आया है। आप देख सकते हैं कि रेड एंड व्हाइट कलर की ये इमारतें जली हुई हैं। यानी जेन जी ने जो मंत्रियों के घरों में आग लगाई, ये उसकी तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे इमारतों के आगे खड़ी गाड़ियां भी जल चुकी हैं। ये वही भैंसे पार्टी है जहां से करीब 1 दर्जन हेलीकॉप्टरों ने त्रिभुवन एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी और ओली सरकार के मंत्री जान बचाकर भागे। और अब यहाँ की तस्वीरें आज तक आप तक पहुंचा रहा है। नेपाल में तख्ता पलट होने के बाद अब जेन जी के वो नेता सामने आए हैं जिन्होंने विद्रोह को भड़काया और नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को भगाया। जेन जी के ये नेता खुलासा कर रहे हैं, बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किए। नेपाल की सड़कों पर जेन जी के प्रदर्शनकारी एक ही नारा लगा रहे हैं, नेता का बच्चा गाड़ी में, गाड़ी पहुंची खाड़ी में। सोशल मीडिया पर ये नारे खूब वायरल हो रहे हैं। इसी नारे में जेन जी के लोग कहते हैं कि बूढ़े नेताओं ने अति कर दी है, अब युवाओं के हाथ में शक्ति होनी चाहिए, हमारा नेपाल हमारे हाथ में दो। यानी इससे मैसेज ये भी है कि जेन जी नेपाल की कमान अब किन हाथों में चाहते हैं। लेकिन नेपाल में आग लगाने के बाद और तख्ता पलट के बाद जेन जी आपस में भी भिड़ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, कैसे एक समर्थक दूसरे को लिटाकर मार रहा है, फिर उसे किसी तरह से बचाया जाता है। भले ही नेपाल में आर्मी ने अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन अब भी जेन जी के प्रदर्शनकारी आर्मी हेडक्वार्टर के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर ही जेन जी कार्यकर्ताओं में आपस में भिड़ंत हो गई। नेपाल में क्या होगा, नेपाल को कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। आज तक पल पल की नजर बनाए हुए है, लेकिन जिस तरह से जेन जी ने नेपाल को जला डाला, अब आज तक एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा है। आज तक के रिपोर्टर सुमित चौधरी नेपाल के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो हैरान रह गए।
ये सुप्रीम कोर्ट है, यानी सुप्रीम अदालत है नेपाल की। और पार्लियामेंट के अलावा जिन बड़ी महत्वपूर्ण बिल्डिंगों को, संस्थानों को जलाया गया है, फिर प्रदर्शनकारियों ने जिनको नुकसान पहुंचाया, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी महत्वपूर्ण था। अगर आप देखें कि लगातार यहाँ पर भी ये सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस, मेन प्रेमिसेस है जिसको जलाया गया था। यहाँ पर गाड़ियां हो, आप कह सकते कोर्ट रूम हो, रिकॉर्ड रूम्स हो, को जला दिया गया है। और आलम यह है कि अब भी इस पर आग पर काबू पाया नहीं गया। अगर आप देखें कि अब भी धुआं निकलता हुआ नजर आ जाएगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब भी खड़ी हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर काबू पाया जा सके, लेकिन अब भी इस जगहों पर, इन इलाकों के अंदर आग पर काबू पाने की जो कश्मकश है वो चल रही है। तो ये रिकॉर्ड रूम है जहां पर लगातार एक काम चल रहा है। हालांकि हमने इनसे जब बात की तो इन्होंने बताया कि अब से कई फाइलें हैं, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, डाटाबेस हैं, वो लगातार यहाँ से आप कह सकते हैं जल चुका है। तो बहुत दिक्कत होगी चीजों को सुचारू रूप से करने में, और उसके बाद ही कुछ किया जा सकेगा। देखिए अब भी यहाँ से जो सामान है, जो मलबा है, उसको हटाने के काम चल रहा है। नेपाल स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश भर में 30 लोगों की मौत हुई है और 1033 लोग घायल हुए हैं। अब 9 सितंबर को जेनजी ने कैसे सिंह दरबार में आग लगाई, उसका नया वीडियो भी सामने आया है। नए वीडियो में सिंह दरबार का हाल देख सकते हैं, कैसे गाड़ियां फूकी गईं, कैसे हर तरफ आग ही आग दिख रही है, कैसे बाइकें धू कर जल रही हैं। नेपाल के पीएम ओली कहां छुपे हैं, हेलीकॉप्टर से कहां गए, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। और अब आपको दिखाते हैं नेपाल के वीरगंज की तस्वीरें, कैसे यहां नगर निगम के ऑफिस को प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया। वीरगंज नगर निगम दफ्तर के हम पीछे की तरफ इस वक्त आ गए हैं। जो पीछे की तरफ जो तमाम निगम की गाड़ियां लगी हुई थी, उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ दर्जन भर गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ लगी हुई थी उस दिन, 2 रोज़ पहले, जब प्रदर्शनकारी इस पूरे दफ्तर में घुस आए थे। और जो नगर निगम के दफ्तर को तो उन लोगों ने पूरा तहस नहस करके जला दिया, लेकिन पीछे जो गाड़ियाँ खड़ी थी दफ्तर के पीछे, तमाम गाड़ियों में जो है ज़बरदस्त आगजनी की गई है और सब गाड़ियों को जो है पूरी तरीके से जला दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइन से यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ थी नगर निगम की, एक एक करके आप सिर्फ देखते जाइए। ये तस्वीरें उस गुस्सा, उस रोष की गवाही दे रहा है जो युवाओं का जो आंदोलन देखने को मिला 2 दिन। ये सब देखिए, ये सब अलग अलग जो कमरे हैं इस नगर निगम कार्यालय के, म्यूनसिपैलिटी का दफ्तर जिसे कहा जाता है, देखिए सब कुछ भी यहाँ नहीं बचा हुआ है। भले ही इस वक्त नेपाल में आर्मी रूल है, लेकिन नेपाल की सेना की आलोचना भी हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि सेना खुद उन इमारतों की रक्षा नहीं कर पाई जहां वो तैनात थी, और इसीलिए अभी तक नेपाल में अंतरिम सरकार कौन चलाएगा, इस पर सहमति भी नहीं बन पा रही है। आज तक ब्यूरो।